फिल्म की शुरुआत में हमें फ्रैंक नाम के फायरमैन को दिखाया जाता है जो एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उससे लगने वाली आग को बुझाने आया होता है, जिसके बाद वो जमीन के नीचे बने टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने जाता है। पर जैसे ही वो टनल से बाहर आने वाला होता है, आग की लपटें उसके एकदम नजदीक आ जाती है, लेकिन फिर भी वो समय रहते टनल से बाहर आने में सफल हो जाता है। जिसके बाद वो अपने घर आता है जहाँ वो अपने 6 साल के बेटे जॉन और अपनी पत्नी जूलिया के साथ रहता है। और ये समय अभी 1959 का है। अब रात को जब फ्रैंक घर के बाहर होता है तब उसे आकाश में अरोरा बोरियालिस दिखाई देता है, जिसे दिखाते ही ये सीन 30 साल बाद 1999 के समय पर मुड़ जाती है, जहां जॉन अब बड़ा हो चुका है और वहीं उसकी गर्लफ्रेंड समांथा उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि जॉन एक पुलिस ऑफिसर है और वो समांथा पर जरा भी ध्यान नहीं देता। वहीं फ्रैंक भी 30 साल पहले गोदाम में लगी आग को बुझाते हुए मारे गए थे, जिसे जॉन अब तक भुला नहीं पाया है। और तभी घर में जॉन के बचपन का दोस्त गॉर्डो अपने बेटे के साथ उससे मिलने आता है, जहां उसके बेटे को फ्रैंक का रेडियो दिखाई देता है, जिसे सभी मिलकर चालू करने की कोशिश करते हैं। पर इससे पहले कि वो उस रेडियो से कुछ सुन पाते, गॉर्डो की पत्नी आकर उसे ले जाती है। इसलिए अब जॉन पुरानी फोटोज देखने लगता है। पर तभी अचानक रेडियो की दूसरी तरफ से कोई हेलो कहता है, जो सुनकर जॉन एकदम हैरान रह जाता है कि इतने पुराने रेडियो से कौन संपर्क कर रहा है। लेकिन अब हम देख पाते हैं कि ये संपर्क 1959 के फ्रैंक को हुआ है, लेकिन दोनों भी एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। उन्हें लगता है कि आसपास से ही कोई होगा, इसलिए वो दोनों बेसबॉल के बारे में बातें करने लगते हैं, क्योंकि दोनों को ही बेसबॉल बहुत पसंद है। जिसके बाद वो संपर्क कट कर देते हैं। अब अगली रात जॉन से मिलने जूलिया आती है, जहां उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि कल वही दिन है जब 30 साल पहले फ्रैंक की मृत्यु हुई थी। जिसके बाद जूलिया वहां से चली जाती है और तब जॉन और फ्रैंक फिर से रेडियो के जरिए संपर्क करते हैं, और इस बार बात करते हुए वो दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, जिससे फाइनली दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। लेकिन दोनों को भी इस बात पर विश्वास नहीं होता कि उनके संपर्क में 30 साल का फर्क कैसे हो सकता है। पर फिर भी जॉन फ्रैंक से कहता है कि कल आपकी मृत्यु एक गोदाम में आग बुझते हुए हो जाएगी, इसलिए जिस रास्ते से आपको बाहर जाने का मन करे आप उस रास्ते से बाहर मत जाना, दूसरा रास्ता ढूंढना। और साथ ही वो कल के बेसबॉल मैच में कौन सी टीम जीतेगी इसके बारे में भी बता देता है। पर तभी गलती से फ्रैंक से टेबल थोड़ा सा जल जाता है, जिसका असर जॉन के भी टेबल को होता है, जिसे देखकर वो फ्रैंक से कहता है कि जो भी चीज उस समय में होगी उसका असर इस समय में भी दिखाई देगा। लेकिन अब भी फ्रैंक को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और फिर वो संपर्क कट कर देता है। अब अगले दिन फ्रैंक जब बेसबॉल देख रहा होता है तब उस मैच में जिस टीम के जीतने के बारे में जॉन ने उसे बताया था वही टीम जीतती है, जिसे देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है। और तभी उसे गोदाम में आग लगने के बारे में भी पता चलता है, इसलिए वो तुरंत वहां जाता है जहां अंदर एक लड़की फंसी होती है और उस लड़की को बचाने वो खुद अंदर चला जाता है। लेकिन जब वो उसे लेकर बाहर आ रहा होता है कि तभी आग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और तभी उसे जॉन की कही हुई बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि जिस रास्ते से आपको जाने का मन करे उस रास्ते से मत जाना। जिस पर फिर फ्रैंक ऐसा ही करता है और इससे वो उस लड़की को बचाकर गोदाम के बाहर आने में सफल हो जाता है। इधर 1999 में जब जॉन फ्रैंक के दोस्त के साथ होता है तभी उसे अपने पिता के साथ बिताई चीजें याद आने लगती है, जो देखकर वो फ्रैंक के दोस्तों से पूछता है कि मेरे पिता गोदाम में आग लगने के कारण नहीं मरे थे। जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, उनकी मृत्यु तो 10 साल पहले कैंसर के कारण हुई थी, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा सिगरेट पीने की आदत थी। यानी कि जॉन की बात मानकर फ्रैंक 1959 में तो बच गया, पर उसके 20 साल बाद कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई। जो सुनकर जॉन घर आकर फिर से रेडियो के जरिए फ्रैंक से बात करता है, जहां दोनों बहुत खुश होते हैं। और साथ ही जॉन उन्हें बताता है कि आपकी अब मृत्यु 20 साल बाद कैंसर के कारण हो जाएगी, लेकिन मैं फिर से आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए आप अपनी रक्षा करना। जिस पर फ्रैंक हाँ में जवाब देता है। अब फ्रैंक जूलिया से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां वो एक नर्स का काम करती है, और तभी एक डॉक्टर जैक नाम के पेशेंट को दवा देने आता है। जिस पर फिर जूलिया तुरंत उसे रोक कर कहती है कि मैंने अभी इसे दूसरी दवा दी है और अगर ये भी दवा देंगे तो ये तुरंत ही मर जाएगा। जिसके बाद फ्रैंक वहां से चला जाता है।
वहीं इधर 1999 में जॉन पुलिस स्टेशन आता है, जहां फ्रैंक का दोस्त स्टार्च उसे नाइटिंगेल हत्या के बारे में बताता है कि एक सीरियल किलर ने 1959 के समय में 10 नर्सेस की हत्या की थी, जिसमें कि एक का कंकाल अभी बरामद हुआ है, पर हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया, जिसे देखकर जॉन हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। कल तक तो नाइटिंगेल में बस 3 हत्या हुई थी और अब 10 कैसे हो गए। और उसी हत्या की फाइल्स में जूलिया का भी फोटो होता है, जिनकी भी अनजान हत्यारे ने हत्या कर दी थी, जो देखकर वो घबरा जाता है और फिर तुरंत घर आकर फ्रैंक से कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। कल आप गोदाम के पास किससे मिलने गए थे? तब वो बताता है कि मैं जूलिया से मिलने गया था, जो सुनकर अब जॉन कहता है कि यही बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि अगर आप उस दिन मारे गए होते तब आप उनसे मिलने हॉस्पिटल नहीं जाते, जिससे हत्यारा उनकी हत्या नहीं कर पाता। और साथ ही पहले उसने 3 ही हत्या की थी, लेकिन अब 10 कर चुका है और माँ की हत्या की डेट आज से 1 हफ्ते बाद की है। इसलिए अब आपको माँ के साथ उन 6 और लड़कियों को भी बचाना होगा, क्योंकि वो भी हमारी गलती के कारण मारे गए। जो सुनकर फ्रैंक एकदम हैरान हो जाता है। जॉन अब फाइल्स देखकर सबसे पहले होने वाली हत्या की डेट और टाइम फ्रैंक को बता देता है, इसलिए अब वो उस नर्स लड़की को बचाने के लिए निकल जाता है। और अब फ्रैंक उसी लड़की से मिलने क्लब जाता है, जहाँ हत्यारा भी मौजूद होता है, लेकिन फ्रैंक उसे नहीं देख पाता, पर वो उस नर्स से काफी देर तक बात करता है, जिससे हत्या का समय निकल जाता है। और इसी वजह से अब 1999 में जॉन के सामने से उस लड़की की फाइल गायब हो जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि फ्रैंक ने उस लड़की को बचा लिया। जिसके बाद अब वो फ्रैंक से संपर्क करके कल होने वाली सीसी नाम की नर्स की हत्या के बारे में बताता है कि उसकी हत्या कल रात 2 बजे उसके अपार्टमेंट में होगी, इसलिए फ्रैंक उसे भी बचाने जाता है। पर यहाँ हत्यारे को फ्रैंक पर शक हो जाता है, इसलिए वो फ्रैंक से लड़ने लगता है। और अब हमें पता चलता है कि वो हत्यारा कोई और नहीं बल्कि जैक ही था। यानी कि जब फ्रैंक जूलिया से मिलने गया था, तब उससे बात करते हुए जूलिया का ध्यान उस डॉक्टर पर चला गया, जो गलती से जैक को दूसरी दवा देने वाला था। और अगर फ्रैंक वहाँ नहीं आता तो जूलिया का ध्यान डॉक्टर पर नहीं जाता, जिससे डॉक्टर जैक को दूसरी दवा दे देता और इसी कारण से वो वहीं मारा जाता, जिससे फिर वो बाकी 7 हत्या नहीं कर पाता। लेकिन अब इस गड़बड़ी से हत्यारे की जान बच गई और उसने 6 और नर्सेस को मार दिया। वहीं अब जैक फ्रैंक को मारकर बेहोश कर देता है और उससे उसका ड्राइविंग लाइसेंस लेकर सीसी को मारने चला जाता है। और अब कुछ समय बाद जब फ्रैंक को होश आता है तो वो तुरंत सीसी के कमरे में जाता है, पर अब वो उसे मृत दिखाई देती है, जिसे देखकर वो थोड़ा दुखी हो जाता है। अब इसके बाद फ्रैंक सारी बात रेडियो के जरिए जॉन को बता देता है और साथ ही वो ये भी खबर करता है कि जैक ने उसके पर्स से ड्राइविंग लाइसेंस निकाल लिया था, जिस पर फिर जॉन कहता है कि आपके पर्स में उसकी फिंगरप्रिंट्स होंगे, जिसे 30 साल तक कोई ढूंढ ना सके, और अगर 30 साल तक वो वही रहा तो अभी के समय में वो मुझे मिल जाएगा। जो सुनकर फ्रैंक तुरंत उस पर्स को छिपा देता है, जिससे अब जॉन को आसानी से वो मिल जाता है। और साथ ही उस पर्स पर अब तक फिंगरप्रिंट भी थे। और अब चेक करने पर जॉन को पता चलता है कि वो सीरियल किलर जैक ही है, जो एक पुलिस ऑफिसर था, और उसी के खिलाफ एक भी सबूत ना मिलने के कारण वो अब तक नहीं पकड़ा गया। लेकिन ये जानकर जॉन तुरंत जैक से मिलने जाता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि नाइटिंगेल का सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत जमा करके तुम्हें जेल में डलवा कर ही रहूंगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जॉन फिर से फ्रैंक से संपर्क करके कहता है कि हमें जैक की सच्चाई मालूम पड़ गई है और जल्दी हम उसे पकड़ लेंगे। पर तभी फ्रैंक के घर में स्टार्च आता है, जो उसे पुलिस स्टेशन चलने कहता है, क्योंकि फ्रैंक का ड्राइविंग लाइसेंस सीसी के शव के नीचे मिला है, इसलिए पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन जाना होगा। लेकिन फ्रैंक जाने से मना कर देता है और तब स्टार्च जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगता है और फिर इसी हड़बड़ी में रेडियो गिरकर टूट जाता है। अब पुलिस स्टेशन में फ्रैंक स्टार्च को सारी बात बताता है कि भविष्य से मेरे बेटे ने फोन करके मुझसे कहा कि जैक सीसी की हत्या करने वाला है, इसलिए मैं उसे बचाने ही वहां गया था। और अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए वो अभी हो रहे बेसबॉल मैच में कौन किस तरह से खेलकर मैच जीतेगा वो सारी बात भी बताता है। लेकिन स्टार्च को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता है, इसलिए अब वो जूलिया से पूछताछ करने चला जाता है। अब स्टार्च के जाते ही कमरे में जैक आता है, जो फ्रैंक को गन से शूट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ दूसरा ऑफिसर आ जाता है। इसलिए अब जैक अपनी गन रख लेता है और अब फ्रैंक ऑफिसर से कहता है कि मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैक के पास पुलिस का बैज देखकर ऑफिसर उसे कुछ नहीं कहता।
जिसके बाद वो चुपचाप जैक के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं जैक फिर से आकर उस पर हमला ना कर दे, इसलिए फ्रैंक दरवाजे के पास जूस गिरा देता है ताकि जैसे ही जैक वहाँ आए वो उसमें कटी हुई वायर गिराकर उसे करंट लगाकर बेहोश कर सके। और वहीं इधर स्टैच जब जूलिया से बात कर रहा होता है तब उसे टीवी पर पता चल रहे मैच में वो सारी चीजें होते हुए दिखाई देती है जैसा कि फ्रैंक ने उसे बताया था, जो देखकर अब उसे फ्रैंक की बातों पर विश्वास हो जाता है। वहीं जैक अब फिर से फ्रैंक के पास आता है और तब फ्रैंक वायर को जूस में गिराकर उसे करंट लगा देता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर फ्रैंक उसके ड्राइविंग लाइसेंस से उसका एड्रेस निकाल लेता है। अब इसके बाद फ्रैंक जैक के घर जाकर सबूत के तौर पर सारी नर्सिस की ज्वेलरी ढूंढने लगता है, क्योंकि जैक हमेशा नर्सिस की हत्या करके उनकी ज्वेलरी ले लेता था। और वहीं फ्रैंक को वो ज्वेलरी भी मिल जाती है, लेकिन तभी वहाँ जैक पहुंच जाता है जिसे देखकर फ्रैंक तुरंत भागने लगता है, पर वो उसके पीछे पड़ जाता है। और तब घर में स्टैच भी आ जाता है और अब उसे वहाँ ज्वेलरी का डब्बा मिल जाता है जिसमें हत्या के न्यूज़पेपर कटआउट्स भी होते हैं। वहीं फ्रैंक और जैक दोनों लड़ते हुए पानी में गिर जाते हैं, लेकिन अंत में फ्रैंक जैक को मारकर पानी में डुबा देता है और तब वहाँ स्टैच भी आ जाता है। जिसके बाद गोताखोर जैक के शव को पानी में ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब वहाँ से फ्रैंक तुरंत घर आकर रेडियो ठीक करता है, जिससे 1999 में जॉन का भी रेडियो ठीक हो जाता है। फ्रैंक अब उससे कहता है कि जैक मर गया, लेकिन जॉन बताता है कि अगर वो मर गया है तो बाकी हत्या की भी फाइल्स गायब हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब है कि वो अब भी जीवित है। और तभी जॉन पर जैक हमला कर देता है, क्योंकि जैक ने उसे उसकी सच्चाई बताकर गलती कर दी थी, क्योंकि उसे सीधे सबूत के साथ जैक को पकड़ लेना चाहिए था। और साथ ही 1959 का जैक भी फ्रैंक पर हमला कर देता है, क्योंकि वो कभी मरा ही नहीं था। अब जैक फ्रैंक को बंदी बनाकर जूलिया को मारने जाता है, लेकिन फ्रैंक जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर जैक पर गन तान देता है, पर जैक छोटे जॉन को पकड़ लेता है। लेकिन बीच में जूलिया आकर जैक को धक्का देती है और अब यही मौका देख फ्रैंक जैक के हाथ पर गोली मार देता है, जिससे जैक वहां से भाग जाता है। और साथ ही उसी गोली के कारण 1999 के जैक का एक हाथ गायब हो जाता है। लेकिन अब वो जैसे ही जॉन को शूट करने वाला होता है, वहाँ बूढ़ा फ्रैंक आकर जैक को शूट करके मार देता है, जिसे देखकर जॉन एकदम खुश हो जाता है। और वहीं 1999 के समय में फ्रैंक इसलिए जीवित है क्योंकि जॉन ने उसे बताया था कि 20 साल बाद आप सिगरेट पीने के कारण कैंसर से मारे जाएंगे, इसीलिए फ्रैंक ने तभी सिगरेट पीना छोड़ दिया था। और साथ ही 1959 के समय में जूलिया भी नहीं मरी थी, जिससे अब जाकर जॉन का परिवार पूरा हो जाता है। और तभी आकाश से अरोरा बोरियालिस पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, यानी कि इसी कारण जॉन का संपर्क 30 साल पहले अपने पिता से हुई, जिससे वो फ्रैंक को बचाने में सफल रहा, जिससे उनका परिवार पूरा हो गया। जिसके बाद जॉन और फ्रैंक अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेसबॉल खेलने लगते हैं। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।